हेलो एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल के इस नए और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी, मैं ट्वीट भी कर रहा था और फाइनली कल गाइडलाइन आ गई है ईपीएफ की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर शेयर का 24% देगी सरकार। तो इस एपिसोड में हम उसकी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, उस स्कीम डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है और उसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस अनाउंसमेंट को, बेनिफिट्स को, एलिजिबल एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स की क्या रहेगी वो चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शन क्या आए हैं इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए वो कवर करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेंगे जो हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स में या फिर डीएम के थ्रू आए हैं। सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन तक स्किप होके जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप और वहां पर सर्च कीजिए लेबर लॉ एडवाइजर और हमारे चैनल का हिस्सा मुफ्त में बन जाइए। तो अनाउंसमेंट जो आया था 26 मार्च 2020 को, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई लाई जाएगी, जो करीब 1.7 लाख करोड़ की होगी। इसके अंतर्गत, इसी स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में पीएफ और ईपीएस शेयर का जो 24% होता है वो एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एम्प्लॉयज का देगी, ताकि एम्प्लॉयर्स पर थोड़ा सा बर्डन कम हो सके, एम्प्लॉयज की सैलरी में थोड़ी सी राहत आ सके। स्कीम गाइडलाइन जो इसकी है वो 10 अप्रैल 2020 को शेयर की गई है, यानी ये स्कीम अनाउंस होने के लगभग 15 दिन के बाद। बेनिफिट क्या है इसमें एलिजिबल एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को, ध्यान दीजिए, मैं वर्ड यहाँ पर फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, एलिजिबल। बेनिफिट ये है कि जो पीएफ का 12% शेयर होता है एम्प्लॉयज का, और एम्प्लॉयर का पीएफ का एंड ईपीएस का जो 12% शेयर होता है, तो 3.67% जो पीएफ में जाता है, 8.33% जो ईपीएस में जाता है, कुल मिलाकर टोटल 24% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी डायरेक्टली। कब के लिए देगी? ये देगी मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए, यानी जो फाइलिंग की जाती है अप्रैल में जून के लिए, उन मंथ्स के लिए। जैसे कि मार्च की जो फाइलिंग होती है वो अप्रैल 15 तक की जाती है, तो अप्रैल वाले चालान में ये बेनिफिट मिल जाएगा। सिमिलरली मई और जून के चालान में भी बेनिफिट मिलेगा। सभी को नहीं मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एस्टेब्लिशमेंट यानी कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहले पीएफ एक्ट 1952, पीएफ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 से कम होने चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 100 में कम होने के साथ साथ 90% ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेज का डेफिनेशन मुझे लगता है कि टोटल ग्रॉस रेट जो है वो होनी चाहिए 15,000 से कम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बेनिफिट उन सभी को मिल जाए जिनकी पीएफ वेज यानी बेसिक डीए 15,000 से कम है। एचआरए एडिशनल है तो मुझे लगता है उनको भी बेनिफिट एक बार तो मिल जाएगा, लेकिन एज पर डेफिनेशन, जैसा कि पीएमआरपीवाई में भी था, अगर टोटल वेजेस 15,000 से ज़्यादा है तो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर को उनका बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या डेफिनेशन है? अगेन, एम्प्लॉयज़ पीएफ और ईपीएफ का हिस्सा होने चाहिए, स्कीम में रजिस्टर्ड होने चाहिए, एटलीस्ट उनकी एक ईसीआर सितंबर से लेके फरवरी तक के बीच में फाइल होनी चाहिए, चाहे तो करंट कंपनी में फाइल करी हो, चाहे तो पिछली कंपनी में फाइल करी हो, और उसमें भी जो वेज डाली होनी चाहिए वो 15,000 से कम डाली होनी चाहिए। यानी कोई फ्रेश एम्प्लॉय है जिसने मार्च में ही ज्वाइन किया है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 15,000 से कम ही अर्निंग होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की, और उस एम्प्लॉय का यूएन जो है उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, आधार उसका लिंक होना चाहिए। एक और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर वो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का बेनिफिट मिल रहा है, यानी जो एम्प्लॉयर शेयर है उससे सरकार दे रही है, तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय शेयर मिल जाएगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा स्कीम डॉक्यूमेंट में कहा गया है। अब बात करते हैं बेनिफिट कैसे लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ईसीआर फाइल करनी है कि नहीं? जी हाँ, ईसीआर आपको फाइल करनी है। एम्प्लॉयज का शेयर डिडक्ट करना है कि नहीं? एम्प्लॉयज का शेयर नहीं डिडक्ट करना है उन एलिजिबल एम्प्लॉयज का जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है मार्च, अप्रैल और मई मंथ के लिए। इस पर मैं आगे एक डिटेल्ड क्वेश्चन लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, इस पर अपन बात करेंगे कुछ ही देर में। एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई में केवल एक ईसीआर फाइल करिए। कई सारी यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मल्टीपल ईसीआर, मल्टीपल चालान बनाती है, डिपार्टमेंट वाइज या ब्रांच वाइज। इसमें एक ही टोटल चालान आपको बनाना है, इस बार अलग अलग नहीं बनाने। बेनिफिट कैसे क्लेम करना है, कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म 5A की बात करते हैं। फॉर्म 5A जरूर फिल्ड होना चाहिए,
ये इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न होता है जो एम्प्लॉयर की साइट पर आपको अवेलेबल होगा। इसमें सारी डिटेल जाती है, जैसे एम्प्लॉयर के बारे में, एड्रेस, जीएसटी नंबर, बैंक की डिटेल वगैरह वगैरह। ये पूरा की पूरा फिल्ड होना चाहिए। एक बार ईसीआर जब अपलोड हो जाएगी तो उसमें सेपरेटली शो होगा कि भाई किन किन एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो वहाँ पर क्लियरली शो हो जाएगा, यानी अपफ्रंट ये डिटेल आपकी शो हो जाएगी। उसी डिटेल के साथ वो सारा अमाउंट भी आएगा जो फिर भी एम्प्लॉयर को देना है। फॉर एग्जांपल ईडीएलआई फिर भी देना है, ईपीएफ फिर भी देना है, उन एम्प्लॉयज़ का पैसा फिर भी देना है जो पीएमआरपीवाई में कवर्ड हैं, और उन एम्प्लॉय का पैसा भी देना है जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है फिर भी वो पीएफ में कवर्ड है, इनएलिजिबल है एम्प्लॉयज़। तो इन सभी का पैसा देना है, वो डिफरेंस अमाउंट भी दिख जाएगा। जब ये डिफरेंस अमाउंट आप पे कर देंगे तब बचा हुआ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली दे देगी, यानी कोई रीइंबर्समेंट नहीं आएगा, पहले से ही चालान कम होकर आएगा जैसे पीएमआरपीवाई में होता रहा है। इसमें अगेन ये बात को ध्यान दीजिए, कोई भी रीइंबर्समेंट रिलीफ नहीं सीख करना है, डायरेक्टली अप फ्रंट पैसा आएगा चालान के अंदर। बेनिफिट कैसे क्लेम करें, कंटिन्यू करते हैं। जिस समय चालान फाइल किया जा रहा होगा उस समय एक अंडरटेकिंग का फॉर्म आएगा कुछ इस तरह का, जिसमें लिखा होगा कि अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करी, चाहे तो वो ईसीआर में फर्निश करी, चाहे 5A में फर्निश करी, जस्ट बेनिफिट क्लेम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज थे लेकिन उनको दिखाया नहीं अपनी शीट में, तो उन सभी का पैसा एम्प्लॉयर देगा बाद में, विथ इंटरेस्ट, पेनल्टी सारी कुछ उस पर लगाया जाएगा। अब आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल ने लॉन्च कर दिया अपना फर्स्ट कोर्स A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में ज्यादातर कंपनीज, बिजनेसेस बंद हैं, लेकिन एक चीज लगातार चल रही है वो है पेरोल प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत ही कोर हिस्सा है किसी भी कंपनी का। जब तक कंपनीज रहेगी पेरोल रहेगा। तो ऐसे में अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या पेरोल में अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं एज अ लेबर लॉ कंसल्टेंट, पेरोल आउटसोर्सिंग कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव, एचआर, अकाउंटेंट, ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है और मैं इसको खुद पढ़ा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर्स हैं जिनको आप आराम से अपने टाइम में देख सकते हैं, साथ में एक्सेल शीट, प्रैक्टिस शीट, सभी कुछ आपको मिल जाएगी। लॉकडाउन के चलते हम इसे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 50% में दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एम्प्लॉय जिसने मार्च में ज्वाइन किया है क्या वो एलिजिबल होगा? नहीं एलिजिबल होगा। अगर उसका कोई सितंबर से फरवरी तक चालान बनाए तभी होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा है। तो फ्रेश एम्प्लॉयज के लिए स्कीम नहीं है जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया है। क्या पीएफ ईसीआर की डेट एक्सटेंड हुई है, फाइल करने की, पेमेंट की डेट एक्सटेंड हुई है? 100% की बात नहीं हुई है, कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं है। 15 ही डेट है मार्च 2020 का। फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल 2020 तक आपको पेमेंट भी कर देना है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। कैसे पता चलेगा एस्टेब्लिशमेंट को कि वो एलिजिबल है कि नहीं? कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन आएगा जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हो। ये आपके रेस्पेक्टिव पीएफ ऑफिस की तरफ से आपके पास आएगा और इस कम्युनिकेशन में लिखा होगा कि आप एलिजिबल हैं और आप सारे स्कीम की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। कैसे चेक करना है कि एम्प्लॉय एलिजिबल है कि नहीं? इसके लिए चालान बनाना पड़ेगा आपको। चालान में आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय एलिजिबल है कि नहीं। अगर फरवरी का ईसीआर फाइल नहीं किया गया है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बेनिफिट एंड एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो अगर आपका नहीं जब बनाया हुआ है फरवरी का तो एक बार ईसीआर चालान जरूर बना दें। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल होंगे जिनमें फरवरी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और मार्च में 100 से कम हो गए हैं? मुझे लगता है होंगे। अभी तक वैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं, बट गवर्नमेंट ने ये बोला था कि किसी भी एम्प्लॉय को आपको टर्मिनेट नहीं करना है। तो इस चीज पर जरूर क्वेश्चन किया जा सकता है कि मान लीजिए फरवरी में आपके 150 एम्प्लॉयज थे, मार्च में 98 कैसे रह गए? तो ये वाले चीज पर जरूर क्वेश्चन किया जाएगा। बट मुझे लगता है बेनिफिट उनको भी मिलेगा जिनके फरवरी में 100 से ज्यादा थे, मार्च में कम थे। अगर मार्च में 100 से ज्यादा थे, अप्रैल मई में कम हो गए तो क्या एलिजिबल हो जाएगा? इसमें भी कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है, बट मुझे लगता है बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए जिनका स्ट्रेंथ मार्च के बाद अप्रैल मई में कम हुई है, क्योंकि ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है जो इसेंशियल सर्विसेज के अंदर चल रही है, जहां पे काम लगातार चल रहा है। अगर वहां पे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं इस दौरान जॉब, तो जरूर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने 5A नहीं सबमिट कर रखा है तो बेनिफिट मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक 5A नहीं कर रखा है तो मुझे लगता है बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा ही स्कीम डॉक्यूमेंट में लिखा है। पीएमआरपीवाई बेनिफिट लैप्स हो जाएगा क्या अगर चालान 15 तारीख तक नहीं जमा कराया?
जी हाँ, पीएमआरपीवाई में कोई चेंज नहीं है इंस्ट्रक्शन में। अगर आपने 15 तक चालान नहीं जमा कराया तो और बेनिफिट मिले ना मिले, पीएमआरपीवाई का जरूर बेनिफिट जो मिल रहा है वो लैप्स हो जाएगा। वैसे भी उन कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी में लगभग सभी एम्प्लॉइज पीएमआरपीवाई में कवर्ड हैं तो आप तो तुरंत चालान बना के उसको जमा करा दीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिट वैसे भी कुछ खास नहीं मिलने वाला है। क्या एस्टेब्लिशमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल हैं फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करें? एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अभी तक किसी को बेनिफिट मिला नहीं था, लेकिन हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि 13 से बेनिफिट मिलने लगेगा। अभी तक ये क्लियर नहीं है। आप अगर वीडियो लेट देख रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया होगा, 13-14 को देख रहे हैं तो। और अभी जो वीडियो देख रहे हैं 2 दिन बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, हम अपडेट कर देंगे। और इनफैक्ट अगर कुछ बेनिफिट मिल जाता है तो हम एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी बना देंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है। मेल जरूर आने लग गए हैं एलिजिबिलिटी के। डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा था कि ईपीएफओ इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। क्या इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर उन्होंने लेट किया तो? जी हाँ, इंटरेस्ट पेनल्टी एज यूजुअल लगेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। 5 अगर वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, डीएससी डीएक्टिव है, इस केस में बेनिफिट आपका हो सकता है नहीं मिले आपके एस्टेब्लिशमेंट को। अगर हम अपने चालान में एग्जम्प्टेड वर्कर्स की डिटेल सबमिट नहीं करें तो क्या होगा? कई सारी कंपनियां ऐसा सोच सकती है कि मान लीजिए उनकी कंपनी में 100 से कम एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं और उससे ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल वो अपने चालान में फिल ही नहीं करें। ऐसे केस में क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिटेल है वो फरवरी से चेक की जा सकती है। कई सारी कंपनियां ऐसी भी होगी जिन्होंने फरवरी में भी अमाउंट ये बात नहीं फिल करी होगी कि कितने उनके एग्जम्प्टेड वर्कर हैं, एग्जम्प्टेड वेजेस कितनी, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो मुझे लगता है जब भी ऑडिट या इंस्पेक्शन आएगा तब ये चीज पकड़ में आएगी। और इन चालान में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जम्प्टेड वर्कर की डिटेल और उनकी वेजेस प्रॉपरली डाल लेनी चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर बेनिफिट तय हो रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी। अगर यूएन किसी का सीटेड नहीं है आधार से तो क्या लॉकडाउन के दौरान बेनिफिट मिलना पॉसिबल है? जी हाँ, अगर उमंग ऐप के थ्रू सेल्फ वैलिडेशन से आधार डाला जाता है एम्प्लॉय के द्वारा तो उसमें एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयर का मान लीजिए डीएससी वेरीफाइड नहीं है तो भी कर सकते हैं। इन एडिशन ऑनलाइन तो आप अपना आधार अपडेट कर ही सकते हैं, जिसको डीएससी से आपका एम्प्लॉयर अप्रूव कर सकता है। तो वो सारी चीजें चल रही है, इसमें पीएफ ऑफिस का कोई इंटरवेंशन नहीं है। क्या पीएफ का चालान बना देना चाहिए? मुझे लगता है सिंस डेडलाइन में कोई एक्सटेंशन नहीं है तो चालान बना देना चाहिए एज यूजुअल। लेकिन ये हो सकता है कि अगर 13 तारीख को सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और हो सकता है आपको चालान फिर से बनाना पड़े, क्योंकि एग्जिस्टिंग बने हुए चालान में बेनिफिट नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी इसमें रिस्क है, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो एलिजिबल है। बाकी लोगों को तो अपना चालान बना ही देना चाहिए। चालान हमने बना दिया, क्या पेमेंट करना चाहिए? अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट नॉट एलिजिबल है तो बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल है और चालान में अमाउंट शो हो रहा है आपका घटा हुआ, तो भी आपको पेमेंट तुरंत कर देना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल है और बेनिफिट फिलहाल शो नहीं हो रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई भी रीइंबर्समेंट आने की उम्मीद आप मत रखिए। तो ये आपको रिस्क आपके पास रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पीएमआरपीवाई का बेनिफिट है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, ये चीज आपके लिए ज्यादा बड़ी है कि ये जिन एम्प्लॉयज का आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपके लिए ज्यादा बड़ा है। आप एक रिस्क एनालिसिस करके उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए कि आपको पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर बेनिफिट नहीं आया है तो। क्या किसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फुल चालान अभी पे कर दिया तो उनको बाद में रीइंबर्समेंट मिलेगा? हाईली अनलाइकली नहीं मिलेगा। हो सकता है अब आप बचे हुए 2 महीने के लिए ये बेनिफिट लेने की कोशिश करें। क्या एम्प्लॉयज का पीएफ शेयर डिडक्ट करना है? नहीं है इस पर गाइडलाइन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एज यूजुअल अपना पेरोल का जो प्रोसेस है वो चलाइए, क्योंकि वैसे भी सॉफ्टवेयर वगैरह में इतनी जल्दी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जब एक बार आप ईसीआर बना ले उसके बाद देखें कि किन किन एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला है और उनका अमाउंट उसके हिसाब से सेटल करिए। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि उन एम्प्लॉयज का अगर डिडक्शन नहीं भी करना है और फिर भी सरकार पैसा दे रही है तो उनकी जो वेजेस एक्स्ट्रा हो गई है उसको किस तरह से अकाउंट किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी थी, उसका 1200 एम्प्लॉय शेयर डिडक्ट हो गया तो उसकी नेट 8800 हो गई और एम्प्लॉयर का शेयर है 1200 रुपये एडिशनल, तो कुल 11,200 रुपये उसकी उस महीने की सैलरी हुई। अब करंट रूल के हिसाब से 10,000 उसकी नेट है, वो पूरी के पूरी देनी है। उसके अलावा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर 24 रुपये सरकार दे देगी, तो 12,400 हो जाएगी अगेंस्ट 11,200। तो इसको किस तरह से अकाउंट करना है थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा वेजेस ये हो जाएगी। ईडीएलआई और एडमिन का चार्जेस कौन देगा? ईडीएलआई एडमिन चार्जेस एज यूजुअल एम्प्लॉयर ही देगा, नॉन बेनिफिट और बेनिफिट दोनों अमाउंट के लिए। कहां कंप्लेन की जा सकती है अगर बेनिफिट नहीं रिसीव किया गया है? तो ईपीएफओ हेड ऑफिस में या फिर टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर जो ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऊपर
नंबर आपको मिलेगा, वहां पर कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में वो फोन वैसे कोई उठाता नहीं है, फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर कंप्लेन की जा सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एज यूजुअल शेयर कर दिया जाएगा। जाते जाते फिर अगर आपको हमारा A to Z पेरोल प्रोसेसिंग का कोर्स देखना है तो नीचे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लेके आते हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से जुड़ी हुई सारी अपडेट। इस पर्टिकुलर केस में भी जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। क्या आप चाहते हैं कि इसका ट्यूटोरियल हम आपको डिटेल्ड बना के दें एम्प्लॉयर की साइट वाला, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।